हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में, किस तरीके से मगध का उत्कर्ष होता है, जिसमें हम बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदर्शक, इन राजवंशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जो बुद्धकालीन के जो 10 गणराज्य उसके बारे में चर्चा की थी। आज हमारा है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो इस मगध साम्राज्य का तो उत्कर्ष है, इसकी जो जानकारी है सबसे पहले हमें अथर्ववेद से मिलती है। मगध का जो उल्लेख है पहली बार किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को कीकट क्षेत्र से समीकृत किया गया है। यानी कि मगध का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद में मगध को कीकट क्षेत्र के नाम से जाना गया। क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सन 2012 में। तो कीकट क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? मगध क्षेत्र को। वैदिक साहित्य में मगध का उल्लेख जो है उपेक्षा और अवहेलना की दृष्टि से किया गया है। तो वैदिक साहित्य में जो मगध का जो उल्लेख है किससे? उपेक्षा और अवहेलना की दृष्टि से किया गया है मगध का। लेकिन मगध के प्राचीन इतिहास की जो रूपरेखा है वो महाभारत एवं पुराणों से हमें मिलती है। तो बात करें इसकी और अधिक जानकारी हमें किससे? महाभारत और पुराणों से इसे हमें और अधिक जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश जो था बृहद्रथ वंश था। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार जो है मगध का जो प्राचीन वंश था वो था बृहद्रथ वंश था, जिसका संस्थापक जो था वो जरासंध का पिता बृहद्रथ था। जरासंध जो था इस वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक था, यानी कि सबसे शक्तिशाली शासक था। अंततः उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा था। जो बृहद्रथ था वो जरासंध का पिता था, ठीक। और वो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और श्री कृष्ण ने आदेश दिया था और भीम के हाथों इसे मरना पड़ा था। अब बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार बृहद्रथ वंश के बाद मगध पर हर्यक वंश की स्थापना हुई। सन 1544 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी की सत्ता की स्थापना हुई। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ इन दोनों के अनुसार ये कहते हैं कि बृहद्रथ जबकि मृत्यु हो गई उसके बाद जो मगध पर स्थापना हुई वो हर्यक वंश की हुई। तो इस हर्यक वंश में शासक आएगा बिंबिसार, जो इस हर्यक वंश की स्थापना करेगा, ठीक है नहीं। तो इस वंश का जो महान शासक जो था वो बिंबिसार था, पहला शासक हर्यक वंश का, जिसने क्या करा? अंग राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर मगध साम्राज्य की नींव डाल दी। तो जो बिंबिसार था इसने सबसे पहले अंग राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था, मगध साम्राज्य की नींव डाल दी। जो हमने पीछे 16 महाजनपद पढ़े थे, उस 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध, ठीक है। और उसने धीरे धीरे सभी महाजनपदों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। मगध की इस सफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। इस मगध ने क्या करा? सब महाजनपदों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेता धीरे धीरे, जैसे अंग हो गए, बज्जी हो गए। तो इस तरीके से मगध जो महाजनपद है सबसे बड़ा, विराट और शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है। इसकी सफलता के क्या क्या कारण थे मगध के, कि मगध को किस प्रकार से सफलता प्राप्त हुई है? तो मगध की भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम थी, क्योंकि उसकी दोनों राजधानियां जो थी वो गिरिब्रत राजगीर और पाटलिपुत्र उसकी उत्तम भौगोलिक स्थिति में थी। जहाँ गिरिब्रत जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहीं पाटलिपुत्र 3 नदियां थीं, गंडक, सोन, गंगा, गंडक, सोन नदी के संगम पर स्थित जल के दुर्ग के समान था। दुर्ग के समान यानी कि एक किले पर बसा हुआ था ये पाटलिपुत्र, जो ग गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित था। जो गिरिब्रज और जो पाटलिपुत्र थे, जो गिरिब्रज की बात करें तो गिरिब्रज जो वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ताकि आक्रमण करना वहाँ पर मुश्किल था। अब मगध के प्रमुख राजवंश के बारे में हम देख लेते हैं। मगध में कौन-कौन से राजवंश हुए हैं? तो 3 ही राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मगध साम्राज्य की मगध का फिर अंत हो जाता है। तो इसमें पहला है हर्यक वंश, जो 544 से लेकर 412 ईस्वी तक रहेगा। फिर शिशुनाग वंश जिसमें काला अशोक वगैरह आएँगे, 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व। फिर नंदवंश जिसमें इसका लास्ट शासक महापद्मनंद हुआ, 344 से लेकर 324 से लेकर 23 ईसा पूर्व तक। ये 3 राजवंश रहेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश।
मगध के जंगलों में लोहे की खदानें हुआ करती थी। जो मगध के जो जंगल थे, क्योंकि मगध जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है ना? गिरिब्रज जो इसकी राजधानी थी, राजगीर जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ पर लोहे की खदानें हुआ हुआ करती थी, और जो अस्त्र-शस्त्र यानी कि जो आपके लोहे की चीज़ें थी, इनसे लोहे से अस्त्र-शस्त्र बनाए जाते थे, और इसलिए ये महत्वपूर्ण इस जंगलों से हाथी भी हमें मिले हैं। तो मगध में लोहे की खदानें थीं, अस्त्र-शस्त्र के लिए महत्वपूर्ण था, साथ ही इन जंगलों से हाथी भी मिले हैं, जो युद्ध में बहुत लाभदायक सिद्ध हुए। तो इस जंगल में हाथी मिले, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, युद्ध में इन हाथियों का इस्तेमाल भी किया जाता होगा। मगध में योग्य राजाओं की परंपरा बनी रही है। मगध क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था, यहाँ धान का उत्पादन अधिक होता था, जिससे यहाँ की जनता को पर्याप्त भोजन मिलता था। यह जनसंख्या वृद्धि में भी सहायक रहा, जिससे निरंतर स्वास्थ्य सैनिकों की आपूर्ति होती रही है। तो ये उपजाऊ के क्षेत्र से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था, और यहाँ पर खेती भी की जाती रही है, और इसमें जो है सबसे पहले धान का उत्पादन अधिक होता था। यहाँ पर धान का उत्पादन, और यहाँ पर ये जो सेना जो थी, जनता जो थी, यहाँ को पर्याप्त भोजन इनको मिला करता था। विभिन्न नदियों ने परिवहन व्यवस्था को बनाए रखा, जिससे व्यापारिक प्रगति भी हुई, जिससे मगध की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, जो बड़े-बड़े युद्धों को जारी रखने में मददगार बनी। तो कुछ परिवहन यानी कि आने-जाने की भी कुछ व्यवस्था बनाए रखी, जिससे युद्ध में भी मदद मिले कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ जैसे बैलगाड़ी बनाई हो, कुछ आने-जाने का ट्रांसपोर्ट या परिवहन की व्यवस्था की गई हो। इस तरीके की व्यवस्था रही है। तो लोहे की खदानें हो गई, जंगलों से हाथी मिले हैं, और अस्त्र-शस्त्र बनाए जाते थे, और ये जो राजगीर था आपका 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और कुछ नदियाँ बहती थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण था। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हर्यक वंश। तो इस हर्यक वंश में 544 से लेकर 412 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। ये आप याद रखना, क्योंकि कभी-कभी सीरियल से मिलाने को भी आ जाता है कि हर्यक वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है। तो इस हर्यक वंश में बौद्ध धर्म के अनुसार जो हर्यक वंश का जो संस्थापक था, वो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, जो मगध का प्रथम राजवंश था। पौराणिक मतानुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश था। तो जो पुराण है, जो पौराणिक है, उसमें ये कहा गया है कि मगध पर जो प्रथम शासन किया था, वो बृहद्रथ वंश ने किया था। बौद्ध धर्म ये मानते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में हर्यक वंश को पितृहंता वंश की संज्ञा दी गई है। पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पुत्र जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठेगा, फिर उसका पुत्र अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठेगा। इस तरीके से इनको पितृहंता वंश के नाम से जाना गया है। इस वंश का जो अंतिम शासक जो होगा, वो नागदशक होगा। यानी कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है, वो नागदशक होगा। हर्यक वंश की बात करें, हर्यक वंश के जो राजा गुजरेंगे, एक दृष्टि से हम इसको देख लेते हैं। तो कौन-कौन से इसमें राजा गुजरेंगे हर्यक वंश में? तो हर्यक वंश में जो राजा की बात करें, तो प्रथम राजा आएँगे, वो बिंबिसार आएगा, बिंबिसार। 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहेगा, और ये हर्यक वंश की इसे संस्थापक माना जाता है। फिर इसका पुत्र आएगा अजातशत्रु, 492 से लेकर 460 ईस्वी तक। फिर इसका पुत्र आएगा उदयभद्र, 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व। फिर अनिरुद्ध आएगा 444 से लेकर 440 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद मुंडक 440 से लेकर 437 ईसा पूर्व। फिर हर्यक वंश का जो अंतिम शासक आएगा, वो आएगा नागदशक, 437 से लेकर 412 ईस्वी तक। यानी कि 544 से लेकर 412 ईस्वी तक हो गया हर्यक वंश, और इनके बीच में ये कुछ शासक गुजरेंगे, जिनका टाइम पीरियड इसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो हम देख लेते हैं बिंबिसार। इससे पहले के वीडियो में हमने बिंबिसार के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। कि प्रसेनजीत जो था, वो कौशल और का मगध के बीच में संघर्ष चल रहा था काशी को लेकर के, जिसमें जो प्रसेनजीत था, इसकी बहन जो थी, इसका नाम था महाकौशला। महाकौशला थे, इनने इसकी शादी करा थी, वो हमने पीछे के वीडियो में देखा था हमने। अब हम इसमें और डिटेल से हम देख लेंगे कि इसने 3 शादियाँ की थी, और किन-किन शासकों से इनने शादियाँ की थी। अब हम इसमें देख लेते हैं बिंबिसार 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व, 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व। ये हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। कौन? बिंबिसार। इसके बौद्ध धर्म के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश जो था, नाग वंश की एक उपशाखा थी। डी.आर. भंडारकर का मानना है कि बिंबिसार पहले लिच्छवियों का सेनापति था, और बाद में मगध का शासक बन गया। तो जो डी.आर. भंडारकर कहते हैं कि पहले जो था, ये लिच्छवियों का सेनापति हुआ करता था। लिच्छवी गणराज्य जो था, उसका सेनापति हुआ करता था। लेकिन बाद में ये मगध का शासक बना।
उनके अनुसार लिच्छवियों का शासन मगध पर भी था, जैसा कि सुत्त निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। तो सुत्त निपात में जो वैशाली था, वैशाली को क्या क्या कहा गया है? मगधपुरम। परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार का पिता बोधित क्षेत्रजस राजगृह का शासक था और उसी ने 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार को राजा बनाया था। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो गए, लेकिन जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। क्वेश्चन भी पूछा गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। श्रेणिक किसको कहा जाता है? बिंबिसार को कहा जाता है। किसने कहा? जैन साहित्य में इसको श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार जो था एक महत्वाकांक्षी शासक हुआ करता था। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु वैवाहिक संबंधों, कूटनीति और युद्ध का प्रयोग सर्वप्रथम उससे 3 महत्वपूर्ण वंशों के साथ संबंध स्थापित किए। इसने क्या करा? शादी करके वैवाहिक संबंध स्थापित करके उन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया और राजनीतिक स्थिति को इसने सुदृढ़ किया। तो पहले जो इनने जो शादी की थी वो की थी लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी छेलना के साथ विवाह कर अपनी उत्तरी सीमा इन्हें सुरक्षित कर लिया। जो भारत का उत्तरी क्षेत्र था वहां का जो राजा हुआ करता था लिच्छवी हुआ करता था, इसी की पुत्री थी चेटक, चेटक की पुत्री थी चेलना, इससे इन्हें शादी कर ली। अगला जो शासक है कौशल। कौशल का जो शासक रहेगा वो प्रसेनजीत रहेगा। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला। एक प्रसेनजीत की बहन होगी महाकौशला और एक प्रसेनजीत की पुत्री होगी जिसका नाम बाजीरा। वो इस बिंबिसार का जो पुत्र आएगा अजातशत्रु, उससे इसका विवाह कर दिया जाएगा बाजीरा के साथ जो इसकी पुत्री थी। इसकी बहन की बात करें तो इसकी बहन थी महाकौशला। इस महाकौशला से भी अजातशत्रु का विवाह हो जाता है और जो काशी है वो दहेज में देगा। साथ में 1 लाख का वार्षिक आय और काशी का प्रांत भी दहेज में दे दिया। 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे और एक साथ में काशी भी दहेज में दे दिया। अगला जो इसका विवाह होता है, अगला जो विवाह मध्य देश, ये कहाँ पर? आपका पंजाब में। यहाँ की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करके मद्रों का समर्थन प्राप्त कर लिया। जाहिर सी बात है जब कोई लड़ाई झगड़ा अगर होगा, अगर उस वहां पर रिश्ता अगर कर लिया जाएगा शादी के लिए, तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर वो अपने राज्य में मिला लेगा। मद्र देश जो था वो कुरु का समीपवर्ती था। इसके अलावा बिंबिसार ने अवंती गंधार के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। तो 3 शादी इनने करी। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा और अवंती गंधार के साथ भी इनने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। किसने किसने? बिंबिसार ने। गंधार नरेश पुक्कोसाती ने, गंधार नरेश पुक्कोसाती ने बिंबिसार के दरबार में अपना दूत भेजा। तो गंधार नरेश का जो शासक था पुक्कोसाती, पुक्कोसाती ने क्या करा? अपना एक दूत बना करके बिंबिसार के दरबार में भेजा। जब अवंती नरेश पांडु रोग से पीड़ित था तब बिंबिसार ने उसे इलाज के लिए अपने राजवेद जीवा को भेजा था, अवंती भेजा था। तो जो अवंती नरेश जो जो था पांडु, वो पीलिया से पीड़ित था, तो बिंबिसार ने इसे इलाज के लिए इसका राजवेद था जीवक, जो अच्छा खासा राजवेद हुआ करता था, तो इसने अवंती में भेजा था इलाज के लिए। कूटनीति और वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए सैनिक अभियान का सहारा लिया। मगध के पड़ोस में अब सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो अंगी था। तो अब इसने क्या करा? सेना का सहारा लेगा। पहले वैवाहिक संबंध सब हो गए, अब ये सेना का सहारा लेगा। तो इसके पड़ोस में जो शक्तिशाली राज्य जो था वो अंग था। तो बिंबिसार ने क्या करा? बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके वहां की राजधानी जो थी चंपा पर अधिकार कर वहां का शासक जो था बृहदत्त को मारकर उसे अपने राज्य में मिला लिया। तो अंग का की राजधानी थी चंपा, चंपा का शासक था बृहदत्त, बृहदत्त को मारकर इसे अपने राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को, इसका पुत्र था अजातशत्रु को वहां का उपराजा बना दिया। कहाँ का? चंपा का। और राय चौधरी के अनुसार बिंबिसार के अंग विजय से मगध राज्य विस्तार की परंपरा शुरू हुई, जो अशोक के कलिंग विजय के बाद ही समाप्त हुई। यानी कि इनने सेना के बलबूते पर अंग राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया। ये परंपरा यहीं से शुरू होगी और फिर जब अशोक कलिंग पर आक्रमण करके जब देखेगा कि कलिंग में इतने लोग मारे गए लगभग 1 लाख के आसपास, तो फिर ये परंपरा फिर समाप्त हो जाएगी कलिंग युद्ध के बाद। अब ये परंपरा यहाँ से शुरू हो गई। बिंबिसार की बात करें, बिंबिसार की कुछ अन्य उपलब्धियां क्या थी?
बिंबिसार उसने राजगिरे नामक नवीन नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगिरे की स्थापना बिंबिसार ने की। मगध के प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद के निर्देशन में इसका निर्माण किया गया। तो राजगिरे की स्थापना किसने की थी? स्थापना की, जो इसके नगर की स्थापना की, बिंबिसार ने की, और इसके वास्तुकार कौन थे? महागोविंद थे। बिंबिसार एक धर्म सहिष्णु शासक था। तभी तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही अपना अनुयायी मानते थे। धर्म सहिष्णु शासक था, तभी तो ये बौद्ध और जैन दोनों धर्म को माना करता था ये बिंबिसार। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास हेतु वेणुवन नामक विहार बनवाया। तो बुद्ध के लिए इन्होंने वेणुवन विहार बनवाया, और उनके भिक्षुओं के लिए तरपर्णे अर्थात नदी पार करने के लिए शुल्क को भी माफ कर दिया। जो तरपर्णे जो नदी थी उनको पार करते थे तो टैक्स लिया जाता था। अब इससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, अब आराम से इस नदी को पार कर सकते हैं। किंतु बिंबिसार के जीवन का दुखद अंत्यंत हुआ। बुद्ध के चचेरे भाई जो थे देवदत्त के बहकावे में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया और राजा और कारागृह में भीषण यातनाएं देकर मरवा दिया। तो इसमें यही रहेगा कि जो पुत्र है अपने पिता की हत्या करेगा, फिर उसका पुत्र उसके पिता की हत्या करेगा। इसीलिए इसको पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये बिंबिसार, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद जो इसका पुत्र आएगा अजातशत्रु उदयन, ठीक, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक एक करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक्स।